नमस्कार तथा हार्दिक स्वागतम गर्न चाहन्छु ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया यो भिडियोलाई पनि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, किनकि आजको भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपालको बारेमा अथवा नेपालको जमिन भारतले कति हडपेको छ विगत 1816 को सुगौली सन्धिपछि, त्यो बारेमा बङ्गलादेशको राष्ट्रिय मिडिया, त्यहाँको अत्यन्तै ठुलो मिडियाले त्यो बारेमा रिपोर्ट बनाएको छ। यो रिपोर्ट एकैछिन हामी तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ, त्यसपछि बाँकी छलफल गर्नेछौँ है त। एक वक्त था कि नेपाल को इंडिया का शेडो माना जाता था और नेपाल मुकम्मल तौर पर इंडिया के ज़ेर असर था। नेपाल में एक बादशाह हुआ करती थी उस वक्त और नेपाल दुनिया में अकेला हिंदू रिपब्लिक माना जाता था। लेकिन ये भी हकीकत रही है कि नेपाल के कई इलाके इंडिया के ज़ेर कंट्रोल हैं 1947 से लेकर, और इंडिया और नेपाल के बीच कई इलाके डिस्प्यूटेड रख के अंग्रेज यहाँ से चले गए, और नेपाल की हद से ज़्यादा प्रो इंडिया रहने की वजह से नेपाल कभी भी अपने ये इलाके इंडिया से वापस नहीं ले सका, और ना ही कभी नेपाल ने एक अलग आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखी। इसकी एक वजह यह भी थी कि नेपाल लैंडलॉक्ड मुल्क है और अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी है इंडिया के ऊपर। लेकिन इसके बाद नेपाल के अंदर एक नेपाली नेशनलिज्म की वेव चल पड़ी, जिसमें वहाँ की बादशाहत की जगह नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आ गई हुकूमत में, और नेपाल की फॉरेन पॉलिसी में एक 360 डिग्री का शिफ्ट नज़र आया। इसके बाद वो यूं कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का झुकाव इंडिया की बजाय चीन की तरफ ज़्यादा नज़र आया, और नेपाल ने ओपनली उन इलाकों को भी ओन करना शुरू कर दिया जिसका इतने सालों से इंडिया का कंट्रोल था, जिन इलाकों के ऊपर। चीन के साथ रहने की वजह से नेपाल के रिलेशन सारिया तारीख में इंडिया के साथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहे, और इस बीच नेपाल की हुकूमत की जानिब से ये भी इल्ज़ामात आना शुरू हो गए कि इंडिया अब मुकम्मल तौर पर नेपाल की हुकूमत के ख़िलाफ़ हो चुका है, और इंडिया के खुफिया इदारे ख़ास तौर पर रॉ मौजूदा हुकूमत हटा के अपनी हुकूमत लाने के चक्कर में है। सेम वही मॉडल जो कि इंडिया ने 1970s में सिक्किम के साथ किया था, वही कुछ नेपाल के साथ भी होने जा रहा था। और नेपाल के पीएम केपी ओली साहब ने भी ओपनली इस बात का इजहार किया कि इंडिया की जानिब से ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद केपी ओली साहब के खिलाफ इंडियन मीडिया में इस कदर इखलाक से गिरी हुई और गलीज जबान इस्तेमाल की गई कि नेपाल को इंडियन चैनल्स पर बैन लगाना पड़ गया अपने मुल्क के अंदर। इसके बाद ये न्यूज़ आती है कि नेपाल की जो रूलिंग पार्टी है इसमें दरारें डालने के लिए और इसको हाईजेक करने के लिए इंडिया की जानिब से कोशिशें हो रही हैं। अलबत्ता उस मौके पे फिर चीन ने नेपाल के अंदर स्टेबिलिटी रखने के लिए और वहाँ अमन कायम रखने के लिए कुछ रोल प्ले किया गया, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं ने भी नेपाल का दौरा किया, और इससे महसूस यूं हुआ कि इंडिया की जानिब से जो कोशिशें की जा रही थी कम्युनिस्ट पार्टी में दरारें डालने के लिए नेपाल के अंदर, वो कोशिशें नाकाम हो रही हैं। और चीन की जानिब से इंटरफेरेंस करने का एक मकसद ये भी था कि चीन की बहुत भारी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है नेपाल के अंदर, जो कि वेस्ट हो सकती है अगर वहाँ पर प्रो इंडिया हुकूमत आ गई। लेकिन अब वहाँ एक और भयानक किस्म की चीज़ सामने आ रही है, वो ये कि नेपाल में अचानक से पुराना जो हिंदू किंगडम था इसको रिवाइव करने की कोशिशें तेजी के साथ जारी हैं, और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि इसके पीछे भी इंडिया का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का कयाम इंडिया की जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है बीजेपी और उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, इसी का एजेंडा रहा है। और नेपाल में अभी तक हिंदू राष्ट्र के कयाम की कोई, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी जानिब से कोई ऐसा डिमांड्स आती नहीं रही हैं अभी तक। ये अचानक से डिमांडें आना शुरू हो गई हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि गालिबन हिंदुत्व के फ़लसफ़े को नेपाल के अंदर अब नाफिज करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि अगर कम्युनिज्म नेपाल और चीन को जोड़ रहा है तो गालिबन इंडिया की ये असेसमेंट है कि उसके मुकाबले में अगर हिंदू राष्ट्र की कैंपेन चलाई जाए तो इसके पॉजिटिव असरात इंडिया नेपाल रिलेशंस पर हो सकते हैं। और जैसे कम्युनिज्म इंडिया चीन को करीब ला रहा है, तो हिंदू राष्ट्र का कयाम इंडिया नेपाल को भी करीब ला सकता है। इस सिलसिले में जिन नेपाली ग्रुप्स को इंडिया की जानिब से सपोर्ट की जा रही है, इनमें नेशनलिस्टिक सिविक सोसाइटी, जिनके जरिए 10 नवंबर 2020 को एक बड़ा प्रोटेस्ट खटमंडो में करवाया गया कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए और वापस जो पुरानी बादशाह थे उसको ले आया जाए, इस तरह की डिमांड्स की गई उस प्रोटेस्ट में। और इसके बाद नेपाल स्कॉलर्स काउंसिल, इसके जरिए ऐसा ही प्रोटेस्ट करवाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रजंतरा पार्टी, उसके जरिए भी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली के होम टाउन झापा में भी
इस तरह का एक प्रोटेस्ट करवाया गया। और यही वो कंसर्न्स थे जिनका इजहार फिर केपी ओली शर्मा ने किया था कुछ महीने पहले भी कि नेपाल के अंदर इंडिया की जानिब से इस तरह की इंटरफेरेंस की जा रही है। मजे की बात यह है कि इस वक्त इंडिया की जानिब से नेपाल के अंदर बादशाहत और हिंदू राष्ट्र जैसी जो मूवमेंट्स हैं ये चलाई जा रही हैं और नेपाली अवाम को ये जाहिर करने की कोशिशें की जा रही हैं कि बादशाहत बहुत अच्छी होती है। लेकिन इंडिया ने ही फिर 1975 में सिक्किम की बादशाहत ख़त्म करने के लिए वहाँ के डेमोक्रेटिक पार्टीज को सपोर्ट किया था। यानी उस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टीज को सपोर्ट करके इंडिया की जानिब से बादशाहत ख़त्म की गई और अब बादशाहत को सपोर्ट किया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टीज जो है नेपाल में वो ख़राब होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हालात और वक्त के साथ साथ आइडियोलॉजीज भी चेंज होती रहती हैं। उस वक्त यानी डेमोक्रेटिक पार्टीज जो थी वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में अच्छी थी, सिक्किम के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टीज, तो उनको सपोर्ट किया गया। और आज बादशाहत इंडिया के इंटरेस्ट में बेहतर है तो बादशाहत को सपोर्ट किया जा रहा है नेपाल के अंदर। तो आलमी ताकतें इस तरह से गेम खेल रही होती हैं। बहरहाल 1970s में जैसे ही डेमोक्रेटिक पार्टीज ने वहाँ की बादशाहत को ख़त्म किया था, तो जैसे ही वहाँ पर बादशाहत ख़त्म हुई थी सिक्किम भी ख़त्म हो गया था उसके साथ ही, और सिक्किम एज अ मुल्क ख़त्म होकर एक स्टेट बन के रह गया इंडिया का। लिहाजा इस मामले में इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। तो अजब नहीं होगा कि नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाए चाइना के खतरे से निपटने के लिए, क्योंकि नेपाल स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम मुल्क है तो ये लैंडलॉक्ड मुल्क, लेकिन एक चीज़ नोट करें कि इसका बॉर्डर चीन के इलाके तिब्बत से मिलता है, जहाँ पर पास्ट में खूनख्वार किस्म की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलती रही हैं दलाई लामा की सरबराही में। चीन के अंदर बुद्धिज्म है और वहाँ पर कम्युनिस्ट भी ज़्यादा हैं, और चीन के अंदर जो बुद्धिज्म है वो अलग बुद्धिज्म है और तिब्बत के अंदर जो बुद्धिज्म है वो अलग बुद्धिज्म है। ये दो अलग अलग ब्रांचें हैं बुद्धिज्म की। तो तिब्बत में CIA की जानिब से और इंडिया की जानिब से पास्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलाई गई कि तिब्बत को एक अलग मुल्क बनाया जाए, लेकिन वो तहरीकें बुरी तरह से फेल हुई थी। इनफैक्ट आज भी इंडिया के अंदर तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी हुई है, जो कि इंडिया के अंदर से बैठकर काम कर रहे होते हैं, धर्मशाला का जो उनका इलाका है वहाँ से। इसके अलावा इन कंसर्न्स का भी इजहार हो रहा है कि नेपाल के अंदर इंडिया के साथ अमेरिका भी रिवॉल्यूशंस और काउंटर रिवॉल्यूशंस का ये खेल दोबारा खेल सकता है, जिससे कुछ नेपाली थिंक टैंक्स का मानना है कि नेपाल भी एक और अफगानिस्तान बन सकता है। क्योंकि अगर इसी तरह के प्रोटेस्ट वहाँ पर जोर पकड़ गए और अगर चीन के मुखालिफ कोई हुकूमत वहाँ पर आ जाती है अमेरिका और इंडिया की सपोर्ट से, तो चीन भी फिर अपने किसी हिमायती हुकूमत को लाने के लिए इसी तरह के प्रोटेस्ट नेपाल के अंदर करवा सकता है, जिससे नेपाल के अंदर ना ख़त्म होने वाली एक अफरा तफरी पैदा हो सकती है। लिहाजा ज़रूरत इसी बात की है कि नेपाल के अंदर एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी चाहिए, ताकि वहाँ की हुकूमती मशीनरी, वहाँ की इकोनॉमी स्मूथली चलती रहे और वहाँ के अवाम की लाइफ में भी किसी तरह की डिस्टर्बेंस पैदा ना हो सके। इसलिए नेपाल के अवाम को भी चाहिए कि आलमी ताकत के इस खेल को समझें, जिसका बुनियादी मकसद यही होता है कि इन मुल्कों को अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये जो प्रो इंडिया हजरात हैं नेपाल के अंदर, इनको सोचना पड़ेगा कि इंडिया अगर इतना ही बेहतर होता नेपाल के लिए, तो इतने दिहाइयों में, इतने डेकेड्स गुजर गए हैं, नेपाल के कई इलाके इंडिया के अंदर हैं, लेकिन आज तक इंडिया ने उस मसले को हल नहीं किया। लिहाजा नेपाल के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ इस वक्त स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है। नेपाल इस वक्त स्टेबल मुल्क है, वहाँ पर हुकूमत सही काम कर रही है, वहाँ की इकोनॉमी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है, और इसी कंटिन्यूटी को बरकरार रखना नेपाल के नेशनल इंटरेस्ट में है। और प्रोटेस्ट और वहाँ पर जो हंगामे वगैरह हैं वो नेपाल के इंटरेस्ट में कभी भी नहीं रहेंगे। दर्शकवृन्द, हामी तपाईँको माझमा यो भिडियो प्रस्तुत गरेका थियौँ र पक्कै पनि नेपालको बारेमा, नेपाललाई भारतले कति थिचोमिचो गरेको छ, नेपालको भूभाग कति हरण गरेको छ, भारतले अतिक्रमण गरेको छ भन्ने कुरा त यो भिडियोबाट पनि देख्न सकिन्छ। हामी नेपालीहरूले त भन्दै आएका छौँ, नेपाली मिडियाहरूले त भन्दै आएका नै छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अथवा देश बाहिरको अन्य विदेशी मिडियाहरूले पनि यसरी नेपालको भूभाग भारतले मिचिएको छ यति धेरै भनेर उनीहरूले रिपोर्ट बनाउनु भनेको यो एकदमै सही कुरा हो र नेपालको पक्षमा बल मिल्ने खालको कुरा पनि हो र यो वास्तविक हो भन्ने कुरा पनि उनीहरूको यो भिडियोबाट प्रमाणित हुन आउँछ। त्यसैले हामी नेपालीहरू पनि अब यसको विषयमा निडर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, एकजुट हुनुपर्छ। यति भन्दै आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो
कृपया मन परेको खण्डमा सेयर गर्नुहोला भन्दै मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। जय ग्रेटर।